हम पढ़ने वाले हैं आज रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी, बट एग्ज़ाम में आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं इसके, क्योंकि इस यूनिट में काफ़ी कुछ है आपके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी है, प्रोसेस भी है, बीपी भी है और ये भी है। तो काफ़ी चैप्टर्स इस यूनिट में आपके कवर किए हुए हैं, तो चांसेस कम है, बट पढ़ना तो है, सिलेबस में है, तो सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो वहाँ एक बैंक अकाउंट होता था, तो वहाँ एक पासबुक जनरेट होती थी और एक होती थी कैश बुक, तो दोनों के डिफरेंस को मैच किया जाता था। रिकन्सिलिएशन मतलब मिलाना। तो वैसे ही हमारी एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोनों के प्रॉफिट और लॉस जो आते हैं, मतलब कॉस्ट के हिसाब से जो पीएल अकाउंट आएगा यानी प्रॉफिट आएगा, और जो फाइनेंशियल के हिसाब से जो आप 11th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, तो उस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आएगा, तो दोनों के जो प्रॉफिट होते हैं उनमें कोई कुछ कारणों से क्या होते हैं, डिफरेंस अराइज होते हैं। तो उन डिफरेंस को मैच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अब बात आती है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा कैसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्यों आता है पहले तो ये समझ लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है खर्चों को एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है, जितने खर्चे हो गए हैं केवल उन्हीं खर्चों से उसको वास्ता है, उसका मतलब है केवल उन्हीं को वो रिकॉर्ड करता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, उन खर्चों को एक्चुअल बेसिस पे नहीं, प्री डिटरमाइंड बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। प्री डिटरमाइंड मतलब अनुमानित आधार पे। मान लो जैसे में कोई एक नया मोबाइल लॉन्च होने वाला, आप देखते हो आने वाला है मोबाइल लॉन्चिंग ऑन फलाना तारीख, दिवाली के अवसर पे आ रहा है, बट उसकी मार्केटिंग अभी से चालू हो जाता है, उसका प्राइस अभी से फिक्स हो जाता है। आज 3 महीने पहले आप मार्केटिंग चालू कर दिए, ये रेट पे वो आएगा। तो आपको ये बताओ, जैसे मान लो जनवरी महीने में मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ कि होली पे मेरा कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो फरवरी और मार्च के खर्चे में अभी से कैसे एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं ना। फरवरी जब आएगा तब मुझे उसका एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल पता चलेगा, एक्चुअल अदर खर्चे पता चलेंगे। उसी प्रकार तो इन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये खर्चे इतने रुपए के आएंगे, जिसको हम प्री डिटरमाइंड बोलते हैं या एस्टिमेटेड बेसिस पर बोलते हैं। तो इसलिए दोनों के प्रॉफिट लॉस में क्या हो जाता है, डिफरेंस आता है। तो इसी डिफरेंस को मैच करने के लिए हम यहाँ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। 2 कॉलम होंगे, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट। तो लिखते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो कॉलम है, पहला कॉलम है पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम है अमाउंट। लिख लो पर्टिकुलर और अमाउंट, ये 2 कॉलम आपके रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनेंगे। तो जो भी होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब इसमें आपको कुछ आइटम प्लस करने होंगे, कुछ आइटम माइनस करने होंगे। तो ऐड क्या क्या करेंगे, ऐड। अगर कोई खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा लग गए हैं तो उन्हें प्लस करोगे, तो एक्सपेंसेस ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। रीजन मैं बाद में समझाऊंगा, पहले लिखते चलेंगे एक्सपेंसेस ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। फिर प्लस करेंगे इनकम अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, इनकम अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। फिर प्लस करोगे अगर कोई इनकम आपने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की है, इनकम
नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर कोई इनकम आप कॉस्ट अकाउंट में लिखना भूल गए हैं। अब हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जब भी आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट पे लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी खर्चे होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। तो हम इस चैप्टर के लिए ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मानेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानेंगे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, प्लस करो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इनकम नॉट रिकॉर्डेड है या अंडर रिकॉर्डेड है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप इनकम मान रहे हो तो इनकम को आपने कम रिकॉर्ड किया है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब प्लस में और क्या आएगा, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, खर्चे ज़्यादा लगा दिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये सारे आइटम हमारे प्लस हो गए। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, जस्ट इनके अपोजिट वाली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस में क्या लिखोगे, लेस एक्सपेंसेस अंडर रिकॉर्डेड। अगर आपने यह एक्सपेंसेस को कम दिखाया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा तो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड या अंडर चार्ज, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट, अंडर चार्ज इन कॉस्ट, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट। वैसे इनकम को आपने ज़्यादा, मतलब यहाँ जो प्लस हुए जस्ट उनका अपोजिट आप यहाँ लिखोगे। एक्सपेंसेस यहाँ ओवर चार्ज था या अंडर चार्ज, इनकम अंडर था, यहाँ तो इनकम, ये एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हो गया। या मैंने कोई खर्चा लिखा ही नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब क्या लिखोगे, एक्सपेंस की बात हो गई यहाँ एक्सपेंस की। अब इनकम अंडर रिकॉर्ड था तो इनकम ने हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है, इनकम ओवर रिकॉर्डेड, इनकम ओवर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड। जो भी बात हो रही है सब कॉस्ट अकाउंट के प्रोस्पेक्टिव से हो रही है, मतलब जो भी मैं एंट्री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो कॉस्ट अकाउंट में कर रहा हूँ। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था तो यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका। फिर ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करेंगे तो इसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल पीएल। यहाँ जो आएगा उसको नाम देंगे प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल पीएल, फाइनेंशियल पीएल। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब इसका एक लॉजिक समझाता हूँ, समझिएगा। ये मेरी कॉस्ट अकाउंट है और ये मेरा फाइनेंशियल पीएल है, फाइनेंशियल पीएल। मैं आपको समझाने के लिए मान के चलता हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 100 रुपये का है, समझाने के लिए मान के चल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपये का। अब एक खर्चा था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो मैंने यहाँ लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 रुपये। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का बचा, 80 रुपये का। अब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है मैंने रिकॉर्ड किया था 10 रुपये, तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितने रुपये का दिख रहा है, 90 रुपये का दिखेगा। 100 में से 10 गए 90 रुपये। अब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, प्रॉफिट और उस पर कॉस्ट अकाउंट लिखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है 80 रुपये। मुझे इसमें प्लस माइनस करके कितना रुपये लाना है, इसके अकॉर्डिंग मैच करना है, कितना रुपये आना चाहिए, 90 रुपये। तो इसमें क्या करोगे आप, 10 रुपये प्लस करोगे। तो 10 रुपये ये कहाँ से आया, ये देखो यहाँ खर्चा लगना कितना था, 10 रुपये लगना था। मैंने यहाँ खर्चा कितना लिख दिया, 20 रुपये लिख दिया, मतलब खर्चा मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो उसे क्या करोगे, प्लस करोगे। और यही काम इनकम के केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे।
इनकम लिखनी थी यहाँ, मान के चलो 20 रुपये। इनकम आपने यहाँ लिख दी कितने रुपए, 10 रुपये। इनकम आपने 10 रुपये लिख दी, तो यहाँ पर इनकम कम रिकॉर्ड हुई है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इनकम क्या करोगे, जो डिफरेंस है वो प्लस करोगे। जस्ट यही एक अंतर है और कहीं कोई अंतर नहीं है। इसका एक जनरल रूल समझ लो, जनरल रूल बता रहा हूँ, ये जनरल रूल गोल्डन रूल है। जनरल रूल, जनरल रूल, जनरल रूल है इसका, जनरल रूल। फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए क्या बोल रहा है, कम को कम करो। अगर कॉस्ट अकाउंट में कोई खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है तो कम करना है, मतलब माइनस करना है। कम को कम करो, कम को कम करो, अधिक को अधिक करो, अधिक को अधिक करो। कहने का मतलब अगर कोई खर्चा कॉस्ट अकाउंट में कम रिकॉर्ड हो गया तो उसे माइनस कर दो, अगर कोई खर्चा कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो उसे प्लस कर दो। और इनकम के केस में क्या है, जस्ट अपोजिट है, वैसा वर्सा है। तो इनकम के केस में क्या लिखोगे, इनकम। अगर कोई इनकम कॉस्ट में कम रिकॉर्ड हुई है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे। तो कम को ज़्यादा करो, कम को ज़्यादा, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम, ज़्यादा को कम, ज़्यादा को क्या करोगे, कम करोगे। यहाँ तक कि ये रूल्स हो गए। अब मेरी एक चीज़ है, ध्यान से सुनना। नोट डाल के लिखना चाहो तो ये भी नोट में ही एक नोट डाल के लिख सकते हो आप। कुछ ऐसे खर्चे जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, और कुछ ऐसी इनकम है जो केवल और केवल कहाँ आती है, कॉस्ट, सॉरी, फाइनेंशियल पीएल में ही आती है। तो ऐसे एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के नाम बता रहा हूँ, जैसे एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो केवल किस में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं। बैड डेट, इनकम टैक्स, ठीक है, ऑब्जोलेंस ऑफ स्टॉक, ऑब्जोलेंस ऑफ स्टॉक, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे कई सारे आइटम है, ये केवल कहाँ आते हैं, फाइनेंशियल पीएल में आते हैं। इसलिए ये खर्चे हमेशा क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। ये खर्चे क्या होंगे, हमेशा माइनस होंगे अगर ये खर्चे कॉस्ट अकाउंट में नहीं लगे, क्योंकि ये खर्चे केवल और केवल कहाँ आते हैं, फाइनेंशियल में आते हैं। तो कॉस्ट में क्या होंगे, ये खर्चे माइनस होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये केवल और केवल कॉस्ट में, सॉरी, पीएल में, फाइनेंशियल पीएल में आते हैं। ऐसे ही इनकम की बात है, तो इनकम कौन कौन सी है देखते हैं। इनकम, ऐसी कौन कौन सी इनकम है हमारी जो केवल फाइनेंशियल पीएल में आती है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, स्टोर एडजस्टमेंट। ये सारी इनकम जो है केवल और केवल कहाँ आती है, फाइनेंशियल पीएल में आती है। इसलिए जब भी ये सारी चीज़ें दिखे तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल पीएल और ये जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पीएल दोनों मैच हो जाएगा। अब एक चीज़ क्या होती है इसमें अलग, अब आपको मान लो क्वेश्चन में फाइनेंशियल पीएल का प्रॉफिट नहीं दिया है या कॉस्ट अकाउंट का पीएल आपको नहीं दिया है, तब आपको कॉस्ट अकाउंट का पीएल निकालना होगा। तो कॉस्ट अकाउंट का पीएल निकालने के लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी होगी। यूनिट कॉस्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था कॉस्ट शीट, वो वाली कॉस्ट शीट, हाँ वही वाली बेटा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, एज पर कॉस्ट अकाउंट, एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो दो कॉलम पर्टिकुलर और अमाउंट,
पर्टिकुलर हो गया और दूसरा अमाउंट हो जाएगा, पर्पल कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओके, इसको अपन हाँ ये वाले कलर लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, RMC रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख लिया मैंने, फिर प्लस करोगे इसमें डायरेक्ट वेजेस, प्लस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये यहाँ से ऐसा हमारा करने से क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आप प्लस करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। प्लस करोगे ओपनिंग WIP, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक भी नहीं मिलेगा। माइनस करोगे क्लोजिंग WIP। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, मैंने बताया हुआ है। इसमें आगे प्लस करोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसको आप ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हो। तो यहाँ से आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस करोगे ओपनिंग FG, माइनस करोगे क्लोजिंग FG। तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस करोगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तो ये जो आएगा इसको नाम दोगे आप कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें लास्ट में आप प्लस करोगे प्रॉफिट, तो ये जो आएगा इसको नाम दोगे सेल। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आपको फाइनेंशियल PL निकालना है तो आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसको आपको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। इन जनरल जैसे क्या रहेगा, फाइनेंशियल PL बनाओगे तो इधर लिखोगे बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू एक्सपेंसेस, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू नेट प्रॉफिट। ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनेंशियल PL हो गया ये। तो यहाँ से आपको कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो ये था पूरा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, उससे सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।